गोकुल जी अंश से जल्द मिलना चाहते थे। आखिर पोता था उनका, इतना हक तो बनता भी है उनका। आप पूरी बात तो सुनिए, कहते हुए राखी जी ने ईशानी की मानसिक स्थिति के बारे में गोकुल जी को सब कुछ बताया। ओ माय गॉड, गोकुल जी चिंतित होकर बोले। कितना कुछ हो गया राखी, और मीत ने हमें बताया तक नहीं। गोकुल जी सच सुनकर परेशान हो उठे। वो नाराज था मुझसे। आखिर उसकी ईशानी को मैंने उससे अलग जो कर दिया था। मुझे उसकी फिक्र है गोकुल जी। मुझे लगता था वो लड़की उसके लिए सही नहीं है, पर ऐसा नहीं है, मैं गलत थी। राखी जी अफसोस के साथ बोली, पर बाद में किए गए अफसोस की कोई वैल्यू नहीं होती। वो महज शब्द ही बनकर रह जाते हैं। मौजूदा हालात देखें तो उसे प्रॉपर हेल्प की ज़रूरत है। वो ठीक हो जाएगी। वक्त के थपेड़े से वो थक गई है। राखी जी चिंतित होकर बोली, एक काम करते हैं, चलकर अंश से मिलते हैं। राखी मुझसे रहा नहीं जा रहा, गोकुल जी कहते हुए खड़े होने लगे। उसकी कोई पिक्चर है तुम्हारे पास? गोकुल जी कहने लगे। कल रात वाली हालत में पिक्चर्स कहाँ से लेती? बच के आ गई, वो क्या कम था? कहते हुए राखी जी हंसने लगी। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मीत की हालत क्या है, इस वक्त मीत पर क्या गुजर रही है। अच्छा ठीक है, तैयार होकर चलते हैं। आज का दिन अपने पोते के नाम। कहते हुए उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कॉल किया और अंश के लिए बहुत से तोहफे और चॉकलेट का बंदोबस्त करने को कहा। चलो राखी, जल्दी उसके पास जाना है। गोकुल जी खुश होते हुए बोले। हाँ बाबा, उससे बड़े बच्चे तो आप लग रहे हैं। अभी वो आपसे भी ज़्यादा समझदार है, देखना आपको बातों से ही हरा देगा। राखी जी हंसते हुए बोली। हाँ राखी, उन्हें घर लाने का वक्त हो गया। गोकुल जी की खुशी तो देखते ही नहीं बन रही थी। उधर वीर बड़ी मुश्किल से मीत को घर तक लाया। सुखी जी ऊपर ही परेशान सी आसपास के लोगों की डोरबेल बजाकर उनसे पूछताछ कर रही थी। मीत को देखकर वो बोल पड़ी, कुछ मिला सीसीटीवी में? मीत एकदम निस्तेज सा था, खामोश था, कोई जवाब नहीं था उसके पास किसी भी सवाल का। वीर ने कहा, मैम सीसीटीवी में कुछ प्रॉब्लम है, वो बंद पड़े हैं। वीर मीत को संभालते हुए अंदर लेकर आया। सुखी जी उसके लिए पानी लेकर आई। उसने मना कर दिया। आसपास के लोग आकर पूछने लगे। कुछ देर में लोगों के शोर और जमावड़े से अंश जाग गया। मम्मा कहते हुए वो बाहर आया। सब उसकी तरफ देख रहे थे। मीत ने उसे अपने पास बुलाया, उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, आज मम्मा को ऑफिस जल्दी जाना था, तो आज अंश का ख्याल मीत रखेगा, ठीक है? वाओ। ओके मीत, मैं ब्रश करके आता हूँ। कहते हुए अंश जाने लगा। हाँ, मीत ने कहा, वीर एरिया के एसीपी कौन है पता करो, ईशानी कहाँ होगी। जितनी बार वो सोचता उतनी बार सिहर जाता। वीर ने किसी को फ़ोन करके पता किया। सर, एरिया के एसीपी रमेश चंद्रा हैं। वीर ने पता करके बताया। बात करवाओ, मीत ने कहा। जी सर, कहते हुए वीर ने फ़ोन लगाया। मीत ने पूरी बात फ़ोन पर बताई। बताते हुए कभी उसकी आवाज़ लड़खड़ाती, कभी आंसू निकलते, पर हिम्मत थी उसके अंदर और ईशानी को ढूंढने का जज्बा भी दिख रहा था। एसीपी रमेश चंद्रा सब कुछ सुन रहे थे। आप परेशान ना हो सर, मैं अपने सीनियर इंस्पेक्टर को भेजता हूँ। वो कुछ देर में आपके पास आ जाएगा। मैं अपने बेस्ट ऑफिसर्स की टीम लगवाता हूँ। एसीपी रमेश चंद्रा सामने से बोले। मीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ईशानी को कैसे और कहाँ ढूंढा जाए। एक रात वो थी जब वो चली गई, और एक कल की गुजरी रात। कहाँ होगी ईशानी, किस हालत में होगी? क्यों करती है हर बार ऐसा मेरे साथ? मीत बहुत परेशान था। सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे। सभी चुप बैठे थे, इंस्पेक्टर का वेट कर रहे थे कि डोरबेल बजी। मीत ने देखा सामने गोकुल जी और राखी जी खड़े थे। पीछे उनके गार्ड्स और सेक्रेटरी हाथ में खिलौने और चॉकलेट के डब्बे लिए। मीत ने दौड़ के गोकुल जी को हक कर लिया। वो दोनों इस खबर से अनजान थे कि ईशानी कहीं चली गई है, और राखी जी तो मीत की हालत देखकर किसी और नतीजे पर ही पहुंच गई थी। उसने अंश को कुछ कर तो नहीं दिया? वो फटी आंखों से मीत को हिलाते हुए पूछने लगी। नहीं मॉम, भगवान के लिए अब तो बंद कर दो ये सब। वो कहीं चली गई है मीत। गोकुल जी को हक किए रोने लगा। मीत ऐसे परेशान नहीं होते बेटा, देखो मिल जाएगी, मैं बात करता हूँ। गोकुल जी ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा। क्या? पर कहाँ चली गई? अब राखी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अंदर आई। सुखी जी चुपचाप खड़ी थी। राखी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, कहा कुछ नहीं, पर कभी कभी एक छोटा सा स्पर्श भी बहुत कुछ कह देता है। आंखों से उन्हें दिलासा दिया और जगह देखकर वो सोफे पर बैठ गई। उन्होंने वीर से पूछा, पुलिस को इन्फॉर्म किया? जी मैम, एसीपी से बात हुई है, कुछ देर में इंस्पेक्टर आते ही होंगे, वीर ने बताया। गोकुल जी भी अंदर आए और बैठ गए। उनके गार्ड्स घर के बाहर ही थे। अंश के लिए लाए गए सारे तोहफे हॉल में रखवा दिए गए।
कुछ देर में अंश बाहर आया। गोकुल जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। इतना प्यारा, इतना मासूम, ये उनका अपना बच्चा है। राखी जी ने अंश को अपने पास बुलाया। आज आप जल्दी जाग गए? राखी जी ने उससे पूछा। हाँ, आज सुबह सभी शोर मचा रहे थे तो नींद खुल गई। अंश और उसकी सही बोलने की आदत। गोकुल जी की आंखों में पानी था। इनको पहचानते हो? राखी जी उसे गोदी में बैठाते हुए बोली। नहीं, अंश ने मासूमियत से जवाब दिया। ये मेरे हस्बैंड हैं और मीत के पापा, और तुम्हारे। इतना कहते वो चुप हो गई। अच्छा, आप मीत के डैड हो? उसके मुंह से मीत सुनते गोकुल जी मुस्कुरा उठे। हाँ, और मेरा नाम गोकुल है। बच्चों के साथ बच्चे तो उनके दादा नाना ही बनते हैं। गोकुल जी भी बच्चे बने, उससे बोल पड़े। पर आप इतने बूढ़े हो, आपको मैं क्या कहूँ? अंश अपने बाल अपनी आंखों से हटाते हुए बोला। राखी जी ने गोकुल जी को इशारा किया, जैसे कह रही हो, देखा, मैंने कहा था ना, बहुत प्यारी बातें करता है। तो आप मुझे दादा बुलाना। गोकुल जी ने फट कह दिया। ठीक है, और आपको? वो राखी जी को देखकर पूछ बैठा। आप मुझे दादी बुला लेना। राखी जी बोल पड़ी। ओके डन, अंश ने कहा, और सामने टॉयस का ढेर देखकर आंखों में चमक लाते हुए वो पूछ बैठा। इतने सारे खिलौने? हाँ, राखी जी ने कहा, सब तुम्हारे लिए हैं। वो आगे बोली, वाह, थैंक यू। कहते हुए उसने राखी जी को गाल पर किस कर दिया। राखी जी तो ऐसे पिघली जैसे कभी नाराज़गी थी ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ बचपने में ही ताकत होती है किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाने की। अंश अपने खिलौने में बिजी हो गया। मीत की नज़रें अंश पर थी। सुखी जी के फ़ोन पर चंडीगढ़ से परमजीत जी का फ़ोन आया। उन्होंने परमीत जी और अपने बेटे को ईशानी के बारे में बताया और वो रोने लगी। सामने से परमीत जी ने उन्हें समझाया। सुखी, परेशान मत हो, कल सुबह तो तुमने कहा था वो ठीक है, फिर आज अचानक से क्या हो गया? उन्होंने आगे पूछा। पता नहीं जी, कल तक तो लग रहा था जल्द ठीक हो जाएगी, पर कल रात को उसने चाकू लेकर जो किया वो सच में डराने वाला था। आप हो सके तो यहाँ आ जाइए। सुखी जी रोते हुए बोल पड़ी। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। उन्होंने सुखी जी को समझाया। वो खुद ही परेशान हो उठे। कहीं ना कहीं ईशानी की इस हालत का जिम्मेदार वो भी थे। अपने ही बच्चे की खुशी ना समझकर उससे नाराज रहना वो भी सालों तक कहाँ तक सही है। पर अब वो जल्द से जल्द मुंबई आना चाहते थे। उन्होंने सुखी जी से कहा, चिंता ना करें, वो जल्द से जल्द फ्लाइट लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं। फ़ोन रखते ही परमीत जी ने अपने बेटे से मुंबई के टिकट्स करवाए। कुछ देर में सीनियर इंस्पेक्टर संभव महात्रे भी वहां पहुंचे। मीत ने उन्हें एक बात बताई और ईशानी की बीमारी के बारे में सब कुछ बताया। सीनियर इंस्पेक्टर संभव महात्रे ने सब कुछ ध्यान से सुना। ठीक है सर, मैं सोसाइटी की सीसीटीवी चेक करवाता हूँ, इंस्पेक्टर बोल पड़े। सीसीटीवी वर्किंग नहीं है, मीत ने कहा। सर, मैं बाहर रोड के सीसीटीवी पर नज़र डलवाता हूँ और जो भी पता चलता है आपको अपडेट करता हूँ, इंस्पेक्टर ने खड़े होते हुए कहा। हम मीत ने कहा। इंस्पेक्टर अपने हवलदार को कुछ समझाते हुए जाते जाते दोबारा पलटे। सर, आपके पास मैम की पिक्चर्स हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, मैं देती हूँ, कहते हुए सुखी जी ने ईशानी की एक लेटेस्ट पिक्चर उन्हें दी। इंस्पेक्टर ने वो पिक्चर्स ली और अपने हवलदार को दी। ठीक है सर, आप परेशान मत होइए, हम कुछ करते हैं, कहते हुए इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, बाहर के सीसीटीवी चेक करो और उनके फुटेज निकलवाओ, देखो ज़रा कोई क्लू मिलता है तो। सर, थोड़े सवाल और थे, इंस्पेक्टर ने कहा। हम पूछिए, मीत ने कहा। सर, रात में मैम कितनी बजे से नहीं है? सीसीटीवी की फुटेज उसके बाद की ही देख लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इंस्पेक्टर ने बताया। रात के तकरीबन 3 बजे तक तो वो सो रही थी, उसके बाद मेरी आंख लग गई। मुझे सोना नहीं चाहिए था, मेरी गलती है, मीत परेशान सा बोला। इट्स ओके मीत, कब तक जागते तुम? राखी जी बोल पड़ी। सर, मैम के कपड़ों का कलर? इंस्पेक्टर के सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पिंक कलर का नाइट सूट था, मीत ने कहा। ओके सर, इंस्पेक्टर बोले। गोकुल जी ने इंस्पेक्टर से कहा, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उसका पता लगाइए। जी सर, कहते हुए इस सीनियर इंस्पेक्टर ने मामले को जल्दी से सुलझाने की बात की। पुलिस लग गई अपने काम पर, परंतु मीत से कहाँ रहा जा रहा था। ईशानी जाते जाते वक्त को ही धीमा कर गई थी। वक्त गुजर ही नहीं रहा था। वो बेचैन सा बाहर जाने को हुआ कि राखी जी ने उसे रोका। मीत, पुलिस अपना काम कर रही है, वो ढूंढ लेंगे ईशानी को। नहीं मोम, मुझे जाने दो, सड़कों पर ढूंढूंगा, कुछ तो करूंगा। इस बार मैं उसे इस तरह नहीं जाने दूंगा। मीत परेशान सा बाहर निकला, वीर उसके पीछे। वो गाड़ी में बैठा और मुंबई की सड़कों पर अपनी ईशानी को खोजने लगा। उधर ईशानी ना जाने कहाँ रस्सियों में बंधी बेहोश पड़ी थी। इधर पुलिस अपना काम कर रही थी।
गेट के बाहर के पास वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी की फुटेज निकालकर देखी गई। उसमें सुबह के तकरीबन 5 बजे ईशानी निकलती हुई दिखाई दी। उसके बाद में रोड पर भी कई जगह की सीसीटीवी फुटेज टटोली गई, तो वहां पर धुंधला सा नजर आया कि ईशानी किसी कार वाले से बात कर रही थी, पर वो कार वाला कौन था या उस कार का नंबर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ईशानी को उसमें बैठे लोगों से बात करते साफ साफ देखा जा सकता था। सफ़ेद रंग की होंडा सिटी कार, किसी ने कार का गेट खोला और ईशानी को खींचकर अंदर कर लिया। फिर जब अगले सीसीटीवी को देखा गया तो ईशानी कहीं दिखाई नहीं दी, बस वो कार गुजरते हुए दिखाई दी। इंस्पेक्टर ने तुरंत फ़ोन करके मीत को पुलिस स्टेशन बुलवाया। मीत ने वीर से कहा, गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ो। जी सर कहते हुए वीर ने स्पीड में गाड़ी बढ़ाई और पहुंच गया पुलिस स्टेशन। वहां इंस्पेक्टर ने उसे सीसीटीवी फुटेज की क्लिप्स दिखाई। ये देखिए सर, मैम सुबह 5 बजे के आसपास बिल्डिंग से बाहर निकली। ये पास वाली सोसाइटी के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। मीत ने देखा ईशानी चली जा रही है, बार बार पीछे पलटकर देखती, फिर रुक जाती। कितना परेशान हुई होगी वो। खुद को मीत पर हुए हमले का दोषी मानकर सजा भी दे डाली। नीच से तो देखा भी नहीं जा रहा था, पर उसे ये सब कुछ देखना और अपनी ईशानी को ढूंढना था। सर, मैम की हालत ठीक नहीं है, ये कोई भी कह सकता है इस क्लिप को देखकर। मीत के पास तो कुछ और बोलने को बचा ही नहीं था। अगले सीसीटीवी क्लिप में इंस्पेक्टर ने दिखाया कि सर देखिए, मैम किसी से बात कर रही हैं और कुछ देर में किसी ने उन्हें कार के अंदर से पीछे वाली सीट से हाथ बढ़ाकर खींचा। अगली क्लिप में मैम नज़र नहीं आ रही हैं, बस ये सफ़ेद होंडा सिटी जाती दिखाई दे रही है। मीत को तेज गुस्सा आने लगा। पता कीजिए ये कार किसकी है, ईशानी खतरे में है। इतना पता लगा है तो इस कार वाले बास्टर्ड को ढूंढ कर निकालिए। जी सर, हम कोशिश कर रहे हैं। चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दिए, पर कहीं ज़्यादा दूर ना निकल गए हों, चाहिए जहन्नुम में चले गए हों। आप ढूंढ कर निकालो इन्हें। मीत गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए बोला। फिर उसे अचानक कुछ याद आया, ऐसे सफ़ेद होंडा सिटी तो किंजल के पास भी है। नंबर दिख नहीं रहा, पर यह कार तो किंजल भी कई बार ऑफिस लेकर आती है। मीत अपना सर पकड़कर बैठ गया। ओह, कहीं किंजल ने तो ईशानी को। सर, हमें उनसे पूछताछ करनी चाहिए, इंस्पेक्टर बोले। मीत ने कहा। इस वक्त वो कहाँ होगी, इंस्पेक्टर ने पूछा। ऑफिस टाइमिंग है तो ऑफिस पहुंच चुकी होगी, मीत ने घड़ी देखते हुए बताया। ठीक है सर, वहीं चलकर पता करते हैं, इंस्पेक्टर बोला। सभी ऑफिस पहुंचे। मीत इंस्पेक्टर को लेकर सीधा किंजल के रूम में पहुंच गया। गुस्सा तो उसकी आंखों से टपक रहा था। ईशानी कहाँ है? वो उसके पास जाते ही चीख कर बोल पड़ा। मुझे क्या पता वो कहाँ है, किंजल और उसका एटीट्यूड। तुम्हें सब पता है, मीत उसकी बाजू पकड़ते हुए गुस्से में बोला। इट्स हर्टिंग मीत, हाथ छोड़ो मेरा, किंजल अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। ऑफिस में हंगामा और आवाज़ सुनकर विभा, अखिल और कविता किंजल के केबिन में एंटर हुए। अखिल ने देखा किंजल अपना हाथ सहला रही थी। मीत की पकड़ इतनी मजबूत थी, किंजल के हाथ में दर्द होने लगा। अखिल उसके पास जाकर बोला, आप ठीक हैं? अखिल का इतने पूछते ही किंजल की आंखों में नमी आ गई। अखिल को भी मीत का किंजल के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। सबको इस तरह लड़ते झगड़ते देख विभा का मुंह खुला का खुला रह गया। ये हो क्या रहा है, कहते हुए वह अपने आप को इस लड़ाई से बाजू करते हुए साइड में खड़ी हो गई। ना जाने किसकी नज़र लगी है, वो आगे बड़बड़ाई। जिसकी भी है बहुत तगड़ी है रे बाबा, एकदम सॉलिड। वो मुंह बनाते सोचने लगी। कविता को तो अभी भी पता चला था कि ईशानी कहीं चली गई है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो उठी। वो मीत के पास जाकर बोली, क्या हुआ ईशानी को, कहाँ है वो? मीत के पास कहने को कुछ नहीं था। किंजल को देखकर मीत का गुस्सा आपे से बाहर हो रहा था। इंस्पेक्टर ने मीत को संभाला और साइड में ले जाकर बोला, सर बात बिगड़ सकती है, अभी हम सिर्फ बात कर सकते हैं, पूछताछ के लिए ऑर्डर लेने पड़ेंगे। किंजल गुस्से में भिनभिनाते हुए बोली, यू नो वाट, ट्रीटमेंट की ज़रूरत तुम्हें है, मेरी बहन को तो मार ही चुके हो और अब ईशानी भी तुमसे ही परेशान होकर कहीं चली गई होगी। मीत ने उसकी तरफ देखा। क्या लगता है तुम्हें इतना आसान था तुम्हारी बहन का मरना? वो जाते जाते मेरी खुशियाँ, मेरी ज़िंदगी सब तबाह करके गई। एक तरफा चाहत जिसने मेरी और ईशानी की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अगर वो ज़िंदा होती तो मैं उसे सच में मार डालता। बीमार थी वो, ड्रग्स लेती थी, दिन भर नशे में रहती थी, और तुम कह रही हो कि मैंने उसे मार डाला? क्या ये तुम्हें नहीं पता है किंजल कि तुम्हारी बहन नशे में सुसाइड कर बैठी? क्यों दिमाग में ये भर रखा है कि मेरी और ईशानी की वजह से तुम्हारी बहन की मौत हुई है?
मीत की आंखें लाल हो चुकी थी और पानी बह रहा था। वो उन्हें साफ करते हुए बोला, तुझे सज़ा देनी है तो मुझे दे, ईशानी की कोई गलती नहीं है। प्लीज़ अगर तुझे पता है कहाँ है वो तो बता दे। मीत हाथ जोड़ते हुए बोला। किंजल की बोलती बंद हो चुकी थी। समायरा ने हमारे बीच गलतफहमी खड़ी की और उसी वजह से हम अलग हो गए। ईशानी का अकेलापन और बीमारी उसी का नतीजा है। ईशानी उस वक्त माँ बनने वाली थी, बहुत मुश्किल वक्त देखा है उसने। मीत ने कहते हुए लंबी सांस भरी। समायरा की एक तरफा चाहत को पहचानने में मुझे देर लगी। मैंने उसकी हालत का जिम्मेदार भी खुद को समझा है और कोशिश भी की उसे सबसे बाहर निकालने की, दोस्ती का फ़र्ज़ निभाने की कोशिश में। मैं ये भूल ही गया कि मैं ईशानी का पति भी हूँ। कोशिश की थी मैंने समायरा की ड्रग्स की आदत छुड़वाने की। उसके चक्कर में ईशानी से दूर हो गया। एक रात उसने अपना हाथ काट लिया। उसे लेकर हॉस्पिटल तक गया। उसने क्या किया, उस स्थिति का भी फ़ायदा उठा लिया। कुछ भी फ़ोटोग्राफ क्लिक करवा कर ईशानी के पास पहुंचा दिए। जब वो आई तो ऐसे व्यवहार किया जैसे मैं उसके साथ था। छी, अभी तो कहने में भी घिन सी आती है। क्या तुम्हें अब भी लगता है मैं गलत हूँ? उसके मरने की वजह मैं हूँ। मीत रोते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ गया। वीर उसके पास आया और उसे संभाला। किंजल की आंखों में नमी थी। क्यों वो मीत को अपनी बहन के नशे की हालत का जिम्मेदार मानकर इतने सालों से जिसे भला बुरा कह रही थी? वो तो सच में निर्दोष था। दोषी तो उसकी बहन थी। उसकी एक तरफा चाहत थी जिसने प्यार करने वाले दो इंसानों को जुदा कर दिया। क्यों ऐसे थी वो? नफरत सी होने लगी थी उसे समायरा से और खुद से भी। बिना गलती के किसी को सज़ा देना कितना आसान होता है। क्यों हम बिना पूरी बात जाने ही किसी पर भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा देते हैं? क्यों हम बिना सच जाने किसी को भी गुनहगार बना देते हैं? क्या मिलता है इन सब से बाद में पछतावे के सिवाय? किंजल अब प्यार को समझ भी चुकी थी और ये भी जान चुकी थी कि अगर कोई तीसरा लव लाइफ में आता है तो कैसा फील होता होगा। क्योंकि अब वो खुद प्यार कर चुकी थी। उसने मीत के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आई एम सॉरी मीत, वो बोल पड़ी। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मीत, माना कि मैं ये मानती थी कि तुम समायरा की मौत के जिम्मेदार हो, पर मैं ईशानी को उठाने जैसा घिनौना काम नहीं कर सकती। हाँ, मैं समायरा की बहन हूँ, ये सत्य है। शायद वो अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाई। उसके राज तो उसके साथ ही चले गए। अब उन्हें कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होगा। पर मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने ईशानी के साथ कुछ भी नहीं किया है। और रही बात रात की, तो मैं घर पर ही थी और कार भी। तुम चाहो तो वहाँ के सीसीटीवी में चेक करवा सकते हो। तुमने सच में कुछ नहीं किया। मीत की आंखें उस पर थी। नहीं मीत, पापा की कसम, एंड यू नो हाउ मच आई लव पापा। किंजल की आंखों में नमी थी। उससे साफ पता चल रहा था कि ईशानी को उसने कुछ नहीं किया होगा। पर पुलिस इमोशन नहीं देखती, वो सीधा और सच्चा सबूत ढूंढती है। इंस्पेक्टर महात्र ने अपने जूनियर इंस्पेक्टर को धीरे से कहा, इनसे परमिशन लेकर इनके घर के सीसीटीवी चेक करवाओ और देखो कार वहीं थी या नहीं। जी सर, कहते हुए जूनियर इंस्पेक्टर ने किंजल से परमिशन ली। किंजल ने उनका सहयोग करते हुए अपने घर की सिक्योरिटी को फ़ोन किया और पुलिस की हेल्प करने के निर्देश दिए। जूनियर इंस्पेक्टर और एक हवलदार निकल गए किंजल के घर के सीसीटीवी चेक करने। किंजल ने मीत से कहा, अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो निसंकोच मुझे फ़ोन कर देना। मीत चुप था। शायद कुछ और कहना ही नहीं था उसे। मीत हारा सा महसूस कर रहा था। हर तरफ से नाकामयाब इंसान की क्या हालत होती है, ये तो बयान भी नहीं किया जा सकता। एक क्लू मिला था, वो भी गलत साबित हुआ। अब कैसे पहुंचेगा वो ईशानी तक? उसे बस यही डर खाया जा रहा था। काश कहीं से बस ये खबर मिल जाए कि वो ठीक है। यह सोचते हुए वो ऑफिस से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। कविता ने उसे पास आकर हौसला दिया। आप परेशान मत होइए, वो मिल जाएगी। मीत कहता भी क्या, कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने बस हाँ में गर्दन हिला दी। वो पार्किंग की तरफ बढ़ ही रहे थे कि मीत के फ़ोन पर रोहित का कॉल आया। हाँ, मीत ने फ़ोन उठाते ही क्या, क्या हुआ रोहित, पूछ बेटा। क्योंकि वो मीत की आवाज़ से ही उसका दर्द भाप गया था। कुछ नहीं, मीत ने भरे गले से कहा। मीत बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा ईशानी कैसी है? उसके बाद मिली तुझे? रोहित पूछ बेटा। रोहित, उसकी हालत ठीक नहीं है, कहते हुए मीत ने पिछले दिनों की सारी बातें रोहित को बताई। उसकी बीमारी और उसके खोने तक एक एक पल की खबर आज रोहित को मिल रही थी। और तू मुझे ये अब बता रहा है? कितना अजीब है ना, जब हम साथ रहते थे तो अपने हर पल की खबर हम एक दूसरे से शेयर करते थे और जैसे ही अलग हुए कि हमें महीनों तक पता ही नहीं चलता
कि तू किस हाल में है, जिसके साथ छोटी से छोटी चीज़ भी मैं शेयर किया करता था, वही इतने गम अकेला पी गया। ईशानी की हालत इतनी ख़राब हो गई और मुझे और नीति को भनक तक नहीं लगने दी तुम दोनों ने। क्या हम इस काबिल भी नहीं रहे? रोहित गुस्से में बोल पड़ा। मीत खामोश था। उधर रोहित को गुस्से में देख नीति उससे पूछ बैठी, क्या हुआ? रोहित ने इशारा किया, बाद में बताता हूँ, अपना एड्रेस दे, मैं और नियति आ रहे हैं आज ही। रोहित ने कहा हाँ। मीत ने कहते हुए फ़ोन कट कर दिया और वीर के साथ पार्किंग की तरफ बढ़ा। वीर, रोहित को ईशानी के घर का लोकेशन सेंड कर दो, मीत ने कहा। ओके सर। वीर बोल पड़ा। इंस्पेक्टर ने उसे रोक कर कहा, सर हम भी आपकी सोसाइटी ही चलेंगे, अभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। मीत ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ कुछ आ नहीं रहा था और मैम के फ़ोन डिटेल्स भी निकलवा लेंगे। इंस्पेक्टर आगे बोले, पिछले कुछ दिनों से वो फ़ोन तो यूज़ ही नहीं कर रही है। मीत ने सूनी आंखों से उसे देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने मीत की तरफ देखा। आप परेशान ना हो सर, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। इससे ज़्यादा वो कह भी क्या सकते थे। मीत चुप था। वीर ने कार खोल के उसे अंदर बैठाया। पूरे रास्ते मीत के दिमाग में ना जाने क्या क्या ख्याल आते रहे। क्या दोबारा कभी उसे देख पाएगा? कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। बार बार आंखों की नमी लुढ़क कर गालों पर आती। वो उन्हें हटाता और खुद को सीने पर हाथ रखकर समझाता, सब ठीक होगा। किसी के जाने के बाद उसकी याद इस कदर जहन में घर कर जाती है कि ना चाहते हुए भी आंखों में रह रहकर नमी आ ही जाती है। ए इश्क, बस यही तो तेरे होने की निशानी है। कतरा कतरा ही सही, पर आंख में पानी है। काश देख सकता वो एक बार मुझे पलट कर, एक पल ही सही, बस उसे देखने की खुमारी है। वीर उसे जितना संभाल सकता था संभाल रहा था। इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो ड्राइव करते हुए निरंतर पीछे बैठे मीत को देखता और कहता, सर मैं मिल जाएंगी, डोंट वरी, आप परेशान ना हो। दिलासा तो उसे हर कोई दे रहा था, पर ईशानी की खबर उसे कोई नहीं दे रहा था। अब तो उसे दिलासे सुनाई देने भी बंद हो गए थे। उधर गोकुल जी और राखी जी सुखी जी और अंश के साथ उनके घर पर थे। मेड ने सबके लिए नाश्ता बना दिया था, पर निवाला किसी के हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। अंश अपनी माँ की सच्चाई से बेखबर खेलने में लगा था और गोकुल जी उसके साथ बच्चे बने हुए थे। कौन कहेगा इतने बड़े एम्पायर का मालिक आज एक छोटे से बच्चे के लिए घोड़ा बना हुआ था और अंश उनकी सवारी कर रहा था। जैसा जैसा अंश कहता गोकुल जी वैसा वैसा करते। बीच बीच में ईशानी की फिक्र होती तो अपने सेक्रेटरी से कहकर एसीपी को फ़ोन करवाते और स्थिति पता करते और दोबारा लग जाते अंश का घोड़ा बनने में। और राखी जी उसे खुद से खाना खिलाने लगी। वैसे तो अंश बहुत समझदार था, पर आज वो भी पूरा मस्ती के मूड में था। नानुकुर करना सीख गया था एक दिन में। राखी जी उससे कभी रूठती तो कभी प्यार से एक निवाला खिला रही थी। सुखी जी को अंश को ऐसे देखकर सुकून सा मिल रहा था। अंश को उसका हक आज मिल रहा था, वो भी पूरे प्यार से। पर क्या करें, माँ थी और ईशानी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। पर इस वक्त राखी जी का उन्हें पूरा सपोर्ट मिला। वो उन्हें बार बार समझाती कि ईशानी मिल जाएगी और उसका ट्रीटमेंट भी सही तरीके से होगा। आप परेशान ना हो, इस तरह आप खुद को तकलीफ़ ही दे रही हैं। राखी जी सुखी जी से कहती। राखी जी के दिलासे का थोड़ा असर हुआ था। ज़रूरत में साथ खड़ा होने वाला चाहिए, ये हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी के कुछ लम्हों में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, पर उसका चिंता मत करो, ये शब्द ही काफ़ी होते हैं। कुछ पल को परेशानियां भुलवाने में कोई साथ खड़ा हो तो मुसीबत कम महसूस होती है। राखी जी अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। गोकुल जी अपना अंश काफ़ी हद तक उनसे घुल मिल गया था। सुखी जी भी कोशिश कर रही थी सामान्य व्यवहार करने की। बीच बीच में ऊपर वाले के सामने मत्था टेक लेती। मन ही मन सभी प्रार्थना कर रहे थे कि ईशानी जहाँ भी हो बस सही सलामत हो। पुलिस की गाड़ी ईशानी की सोसाइटी पहुंची। मीत भी पीछे पीछे अपनी कार से आ गया। इंस्पेक्टर ने सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात की और सिक्योरिटी से पूछताछ की बात कही और सहयोग करने की रिक्वेस्ट भी की। सोसाइटी सेक्रेटरी ने पुलिस कार्रवाई में साथ देने का पूरा भरोसा दिलाया। इंस्पेक्टर ने उनसे सारे गार्ड्स के नंबर और एड्रेस देने को कहा। फिर इंस्पेक्टर अपने हवलदार से बोले, सब नोट करना, एक एक से बात करनी पड़ेगी। हो साहब, हवलदार बोला और एक छोटी सी डायरी जेब से निकालकर खड़ा हो गया। सोसाइटी सेक्रेटरी ने तुरंत एक रजिस्टर निकाला और हवलदार को सबकी टाइमिंग नोट करवाते हुए पते और नंबर नोट करवाए। इंस्पेक्टर के साथ मीत और वीर भी थे।
इंस्पेक्टर ने गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की, पर उसने बताया कि वो तो सुबह 7 बजे आया था और रात वाला गार्ड तो अलग। ठीक है, रात वाले गार्ड का नाम बताओ, कहते हुए इंस्पेक्टर ने अपना फ़ोन निकाला। तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने रात वाले गार्ड का नाम बताया। इंस्पेक्टर ने ठीक है कहते हुए अपने हवलदार से डायरी में से नंबर निकालकर देने को कहा। हवलदार ने ठीक वैसे ही किया। इंस्पेक्टर ने वो नंबर डायल किया, पर नंबर बंद आ रहा था। उन्होंने 3-4 बार ट्राई किया, पर नंबर नहीं लग रहा था। इंस्पेक्टर ने हवलदार से पूछा, इसका पता भी नोट किया था ना? हाँ साहेब, हवलदार डायरी में देखते हुए बोला। ठीक है, चलकर देखते हैं, उन्होंने हवलदार से कहा और मीत की तरफ मुड़े। सर आप घर जाइए, कुछ होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। हम छानबीन कर ही रहे हैं, वैसे इस गार्ड के पास कुछ मिलेगा इसकी उम्मीद भी कम ही है, पर एक बार जाकर देखना चाहिए, इंस्पेक्टर ने मीत से कहा। नहीं, कुछ मिले या ना मिले, कोशिश से पीछे नहीं हट सकते, मैं आपके साथ चलूँगा। अब ईशानी को लेकर ही घर जाएंगे, मीत ने कहा और वीर के साथ गाड़ी में बैठ गया। इंस्पेक्टर अपने हवलदार के साथ अपनी गाड़ी से उस दिए गए पते पर पहुंचे। वहां जाकर गाड़ी एक जगह लगाकर गलियों में जाना था। इंस्पेक्टर ने एक बार दोबारा मीत से कहा, सर आप रुकिए, हम देख कर आते हैं। पर मीत कहाँ मानने वाला था। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, उससे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, मीत ने लाल आंखों से कहा। इंस्पेक्टर भी मीत से ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था। वो लोग गलियों से गुजरते हुए लोगों से पूछते हुए उस रात में ड्यूटी वाले सिक्योरिटी गार्ड के घर पहुंचे और बाहर से दरवाज़ा ज़ोर से बजाया। अंदर से भारी सी आवाज़ आई, कौन है बे? तेरा बाप, इंस्पेक्टर बोले। गेट खोल, उन्होंने आगे कहा। गार्ड के मन में चोर था, ये उसकी बातों से लग रहा था, वरना वो ऐसे बिहेव नहीं करता। वो अंदर से ही पूछने लगा, क्या चाहिए आपको? गेट खोल, बताता हूँ, इंस्पेक्टर ने दोबारा कहा, लेकिन गार्ड ने गेट नहीं खोला। गेट तोड़ देते हैं, वीर इंस्पेक्टर के पास आकर बोला। इंस्पेक्टर सोचने लगे कि तभी अंदर से आवाज़ आई, देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो गार्ड थोड़ा डरा हुआ सा लगा। गेट तो खोल, अब इंस्पेक्टर थोड़ा नरम होते हुए बोले। कुछ बताना है तुझे? इंस्पेक्टर उसे बातों में उलझाने लगे। थोड़ा समझाने के बाद उस गार्ड ने धीरे से दरवाज़ा खोला और झांक कर देखने की कोशिश की, पर इंस्पेक्टर ने धक्का दिया। गेट पूरा खुल गया और गेट से टकराकर वो गार्ड अंदर गिर पड़ा। इंस्पेक्टर ने अंदर घुसकर उसे उठाना चाहा, तो वो उन्हें धक्का देकर हड़बड़ी में भागने लगा, पर इतने लोग बाहर खड़े थे, वो भागकर जाता कहाँ। बाहर निकलते ही वीर से टकरा गया। वीर ने उसे दबोच लिया और उसके पीछे से कॉलर पकड़कर अंदर ले गया। ज़्यादा चर्बी है तुझे? वीर उसकी कॉलर से उसे घसीटते हुए बोला। वीर ने उसे अंदर लाकर पटक दिया। गार्ड बहुत डर गया था। क्यों भागा बे? कहते हुए इंस्पेक्टर ने उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। ऐसे ही इतने पुलिस वालों को देखकर वो पसीने में लथपथ घबराया सा अपने आप को संभालते हुए बोला, सही बता, हमें क्या पागल समझ रखा है? कहते हुए इंस्पेक्टर ने उसे एक और टिका दी। दो झापड़ में सिक्योरिटी गार्ड डर से बहुत कांपने लग गया। वो इंस्पेक्टर के पेड़ पकड़ के बोलने लगा, सर मारो मत, मैंने कुछ नहीं किया, अगर किया नहीं तो भागा क्यों ये बता। इंस्पेक्टर उसके गाल जोर से पकड़ते हुए बोले, सर गलती हो गया। वो गार्ड हाथ जोड़कर बोला, तू बता रहा है या पुलिस स्टेशन ले जाकर खातिरदारी करूं? इंस्पेक्टर जोर से बोले। वो आदमी रोने गिड़गिड़ाने की एक्टिंग करने लगा। इंस्पेक्टर ने अपने हवलदार से कहा, उठाओ साले को ले चलते हैं, ये कुछ तो जानता है वरना भागता नहीं। हवलदार उसके पास जैसे ही आया वो दोबारा डर के ज़ोरों से बोलने लगा, सर आप रुको, मैं लालच में आ गया था, माफ़ कर दो सर। अब मीत ने उसकी कॉलर पकड़ी। कैसा लालच? मीत को देखते ही वो बोला, सर ईशानी मैडम। क्या कहा? ईशानी? कहाँ है ईशानी, बोल। मीत का गुस्सा काबू से बाहर जा रहा था। सर मैडम को गेट से बाहर निकलते देख मैंने ही मैडम को फ़ोन किया था और गाड़ी से उन्हें मैंने ही उठवाकर उनके दिए पते तक पहुंचाया था। वो गार्ड हाथ जोड़ते हुए बोला, कौन मैडम? क्या बक रहा है तू? मीत अपना आपा खोते हुए बोला, ईशानी कहाँ है अभी बता साले, वरना मार दूंगा। मीत उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोला, सर मैं सरला मैडम की बात कर रहा हूँ। वो गार्ड डरते हुए बोला। मीत उसकी कॉलर छोड़कर खड़ा हो गया। पहली बार किया साहब, आगे से नहीं होगा। वो रोते हुए इंस्पेक्टर के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा। क्या किया तूने ऐसा? अब इंस्पेक्टर की बारी थी उसे अच्छे से धोने की।
सर, उनके पति ने मुझे बहुत सारा पैसा दिया था। वो कुछ लिखते हैं, बहुत जाने माने आदमी है, बड़ा सा घर है उनका। कपिल पॉल नाम है उनका, गार्ड बताने लगा। वो एक दिन सोसाइटी में आए थे, तब मेरी दिन की शिफ्ट थी, उन्हें किसी से मिलना नहीं था। उस दिन बस आसपास घूमकर सब कुछ देख रहे थे। गार्ड याद करते हुए बताने लगा। फिर मैंने उनसे पूछ लिया, साहब आपको कौन चाहिए, किन से मिलना है? उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो चले गए। अगले दिन वो दोबारा आए, फिर वो आपके घर आए थे। गार्ड ने मीत की तरफ देखते हुए कहा। फिर जाते में उन्होंने मुझे कहा, मेरा एक काम करोगे, अच्छा पैसा मिलेगा। साहब मैं गरीब आदमी हूँ, यहाँ रहकर दिन रात मेहनत करके थोड़ा बहुत कमाता हूँ। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता साहब। उस गार्ड का रोना धोना चालू था। उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया और ईशानी मैडम पर नज़र रखने को कहा। गार्ड बता रहा था और सारे सुन रहे थे। मैंने बस वही किया। वो आगे बोला, उस दिन से उनकी कार और ड्राइवर सोसाइटी के आसपास ही रहते। उस दिन से समय मिलते ही मैडम को उठाने का प्लान बना था, पर किस्मत से वो खुद घर से बाहर निकल गई, वो भी अंधेरे में, और मेरी नाइट शिफ्ट थी। गार्ड बताया जा रहा था। मैंने उन्हें देखा, उनसे बात करने की कोशिश की, पर उनकी हालत देखकर नहीं लग रहा था कि नॉर्मल है, पागल जैसी लग रही थी। गार्ड के इतना बोलते ही मीत ने एक और थप्पड़ जड़ दिया गार्ड के गाल पर और कॉलर पकड़कर बोला, साले पागल लगती है वो तुझे? सर प्लीज़, कहते हुए इंस्पेक्टर ने गार्ड को मीत की पकड़ से छुड़वाया। सर मारो मत, वो गार्ड आगे बोला। तेरी आरती भी उतरेगी अभी तो, तू चल थाने, आगे बता क्या हुआ। इंस्पेक्टर बोल पड़े। वो बहुत टाइम लगा रही थी, कभी कुछ सोचती फिर बाहर जाती, कभी वापस अंदर आती। मैंने उनका नाटक 1 घंटा देखा। कभी नाखून चबाती, कभी गले पर खुजली करती, कभी हाथ पर। उन्हें देखकर लग रहा था कोई दौरा छूट रहा है। गार्ड अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला। उसे डर था कहीं मीत दोबारा ही थप्पड़ न जड़ दे, पर मुझे तो उन्हें उठाना था। चंद मिनट उनका नाटक देखकर मैंने सरला मैडम को फ़ोन कर दिया और ईशानी मैडम ने बाहर रोड तक जाने में इतना टाइम लगाया कि ड्राइवर भी गाड़ी लेकर पहुंच गया। गार्ड सुबह जो भी हुआ सब बता रहा था। उस टाइम तक मैंने देखा और कपड़े बदल लिए ताकि कोई पहचान न पाए, और मैं उनके पीछे से निकलकर कोने में रखी गाड़ी के पास पहुंच गया। फिर मेन रोड पर गाड़ी ले जाकर मैम से बात करने के बहाने से ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उन्हें मैंने अंदर खींच लिया। वो गार्ड डरते हुए सब कुछ उगल रहा था। तो वो सफ़ेद होंडा सिटी जिससे मैम का किडनैप हुआ किसी पॉल की थी। इंस्पेक्टर कुछ सोचते हुए बोल पड़ा। हाँ साहब, वो गार्ड बोला, और इस पॉल को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मीत कुछ सोचते हुए बोल पड़ा। सर कहीं देर ना हो जाए, इसको पकड़कर ले चलिए प्लीज़। मीत जल्दबाजी में बोला। पर उसने ऐसा आखिर क्यों किया? इंस्पेक्टर वहाँ से बाहर निकलते हुए बोले। ये तो अब वही बताएगा, मीत बोल पड़ा। इंस्पेक्टर ने हवलदार को इशारा किया गार्ड को पकड़कर गाड़ी तक ले चलने का। हवलदार ने गार्ड की कॉलर पकड़ी और उसे खींच के बाहर लेकर सभी गलियों से गुजरते हुए दोबारा गाड़ी तक पहुंचे। मीत बेसब्र सा जल्दी में अपनी गाड़ी में बैठा और सभी निकल पड़े राइटर कपिल पॉल के घर की तरफ। आगे इंस्पेक्टर की गाड़ी थी और पीछे मीत की। मीत मन ही मन बहुत बेचैन हो रहा था। बीच बीच में डर लगता तो वो खुद को समझाता, खुद से कहता कि सब ठीक है। अपनी बेताबी बेसब्री को छुपाता। बढ़ रहा था अपनी ईशानी की तरफ। उधर ईशानी को थोड़ा होश आने लगा था। उसने अपने आप को किसी अंधेरे कमरे में पाया। वो पूरी तरह से रस्सियों में जकड़ी हुई थी। उसने अपने आप को हिलाने की कोशिश की, पर वो उठ तक नहीं पाई। वो खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने उस पर वार किया हो। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, बस पैरों से खून रिस रहा था। चेहरे पर भी एक दो जगह चोट थी, उसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। ऊपर से उसे फुसफुसाने की आवाज़ आई, और जिस कमरे में वो बंधी हुई थी उस कमरे के छत में खिड़की रूपी छोटा सा दरवाज़ा ओपन हुआ। ईशानी ने अपनी आंखें थोड़ी खोलकर देखी। उसे ऊपर से दो परछाई सीढ़ियों से आती हुई दिखाई दी। ईशानी ने अपनी आंखें दोबारा बंद कर दी। उसे किसी औरत की आवाज़ आई। लगता है होश नहीं आया अभी तक। हाँ, किसी आदमी ने कहा। कमरे में अंधेरा बहुत था। ईशानी बीच बीच में अपनी आंखें थोड़ी खोलती, पर अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात में अंधेरा होते ही इसका काम कर देंगे, इसको ज़्यादा दिन नहीं रखा जा सकता। वही औरत दोबारा बोली। ईशानी उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर याद कुछ नहीं आ रहा था। हाँ, इसकी वजह से घर तक बदलना पड़ा। उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कहीं तो सुनी है। उसके सर में दर्द होने लगा,
पर उसने आंख बंद रखने में ही अपनी भलाई समझी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। पहले पता तो कर लेते कि सच में इसने कुछ देखा है या नहीं। वो आदमी कह रहा था, नहीं, अब देर हो चुकी है, हम फंस जाएंगे। उस औरत ने कहा, अब कुछ पता करने का वक्त नहीं है। वो औरत आगे बोली। उन दोनों की बातें ईशानी के कानों पर पड़ रही थी। उसको समझ कुछ नहीं आ रही थी कि उन्होंने ईशानी को पकड़ा क्यों था। वो दोनों वापस चले गए। ईशानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। क्या हो रहा था उसके साथ? वो तो सबसे दूर जाना चाहती थी। पता नहीं वो किसी के चुंगल में कैसे फंस गई। उसे अंश की याद आने लगी। पता नहीं वो कैसा होगा। और मीत, क्या वो उसे माफ कर पाएगा? पहली बार जब अलग हुए थे तो 5 सालों बाद मिले, और इस बार ना जाने क्या होगा। क्या दोबारा देख भी पाऊंगी उसे, या बस सब खत्म? अभी जो बातें सुनी वो याद करते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। क्या मीत को पता चलेगा कि मैं किस हाल में हूँ? हो सकता है वो मुझे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। ईशानी थी आखिर लड़की, और हर लड़की के दिमाग में कुछ आए ना ये ज़रूर होता है कि उसका लाइफ पार्टनर उसके बिना भी खुश रह लेगा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो कितने गहरे संकट में थी। और मीत, उसने सुबह से ना कुछ खाया था और ना ही पिया था। बस ईशानी की खोज में इधर से उधर भटक रहा था। रोते हुए बुरा हाल हो गया था उसका। इस वक्त भी वो कार में बैठा ना जाने क्या क्या सोच रहा था। कभी अपने ऊपर वाले से प्रे करता कि वो जल्द से जल्द ईशानी के पास पहुंच जाए। कभी वो डर जाता कि कहीं देर ना हो जाए, फिर खुद को समझाता। पुलिस की जीप आगे थी और वीर और मीत अपनी कार में पीछे उन्हें फॉलो कर रहे थे। रास्ते में जूनियर इंस्पेक्टर का फ़ोन आया। उसने इंस्पेक्टर को बताया कि उन्होंने किंजल मैम के सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर वो सारी रात घर पर ही थी और कार भी घर पर ही दिख रही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी लाइव लोकेशन भेजता हूँ, तुम फॉलो करते हुए वहाँ पहुँचो। और हाँ, साथ में लेडी कांस्टेबल भी ले आना। इंस्पेक्टर संभव महात्रे बोले, ओके सर। कहते हुए जूनियर इंस्पेक्टर ने फ़ोन कट किया। गाड़ी में गार्ड हवलदार को बताते जा रहा था कि उसने ईशानी को कहाँ छोड़ा था। हवलदार उसके बताए रास्ते को फॉलो कर रहा था। वक्त निकल रहा था, ऊपर से मुंबई का ट्रैफिक। मीत परेशान था। ईशानी की एक एक सांस के वक्त की मोहताज हो रही थी। डर इतना कि इतने नज़दीक आकर भी कहीं वो ईशानी को खो न दे। रोहित और नीति ईशानी के फ्लैट पर पहुंचे। वहां जाकर नीति ने सुकी जी को गले लगाकर कहा, आंटी आप परेशान मत हो, मीत है ना, वो ईशानी को कुछ नहीं होने देगा। सुकी जी को नीति के आने से अच्छा लग रहा था। दोनों अंश से पहली बार मिले थे, और अंश तो आज हवा में था, इतने सारे लोगों से घिरा। सब उसे प्यार कर रहे थे। रोहित और नीति को गोकुल जी को अंश के साथ ऐसे खेलते देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब सब कुछ ठीक होने वाला था उनके दोस्तों की जिंदगी में। वो दोनों बहुत खुश थे। उधर मीत और पुलिस बढ़ रही थी ईशानी की तरफ। वीर ने देखा पुलिस की गाड़ी रुक गई है। पुलिस जीप में गार्ड ने उंगली दिखाते हुए कुछ दूरी पर बने बंगलों की तरफ इशारा किया और बोला, साहब यही है वो जगह जहां मैंने सुबह ईशानी मैम को छोड़ा था। गाड़ी इससे आगे नहीं ले जाना चाहिए, वरना वो आवाज़ से अलर्ट हो जाएंगे, इंस्पेक्टर बोला। पुलिस की गाड़ी उस बंगले से थोड़ी दूर जाकर रुकी। साहब मेरा काम हो गया, मैं जाऊं अब? वो गार्ड मक्खन लगाते हुए बोला। हवलदार ने उसे सर पर एक टिकाई। साले किडनैपिंग की है तूने, तू थाने चले एक बार, फिर बताते हैं तुझे तो। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, हम पहले पीछे से देखते हैं, कोई भागने का रास्ता तो नहीं। और हाँ, संभल कर, हो सकता है उनके पास गन या हथियार हो। जो किडनैपिंग कर सकते हैं वो हथियार भी अपने साथ रख सकते हैं। वी ने भी जीप के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। हो साहेब। हवलदार बराबर इंस्पेक्टर के इंस्ट्रक्शन समझ रहा था। मीत और वीर भी झट से गाड़ी से निकलकर बाहर आए। इंस्पेक्टर और दो हवलदार के साथ मीत और वीर भी उस बंगलों के पास पहुंचे। इंस्पेक्टर ने बंगलों के पीछे से झांक कर देखा। पीछे कोई दरवाज़ा नहीं था, ना ही कोई खिड़की। उन्होंने इशारा किया और आगे के दरवाजे से घंटी बजाई। सभी डोर लेंस से हटकर खड़े हो गए ताकि अंदर वाला कुछ देख ना पाए। मिस्टर कपिल पॉल और शैला जी इस चीज़ से बेखबर थे कि गार्ड पकड़ा जा चुका है। अगर उन्हें थोड़ी भी खबर लग जाती तो वो अलर्ट हो जाते। मिस्टर कपिल पॉल उस वक्त अपने स्टडी रूम में अपने लैपटॉप पर स्टोरी लिखने में लगे हुए थे, और शैला जी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अजीब थे दोनों मियाँ बीवी। घर में उन दोनों के सिवाय कोई नहीं था, और तो और कोई सर्वेंट भी नहीं। अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो इंस्पेक्टर बोले, मुझे लगता है कोई है नहीं घर में।
और ऐसे ही बिना सर्च वारंट के दरवाज़ा तोड़ना पॉसिबल नहीं है। टू बी कंटिन्यू।